अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू रीनल पैथोलॉजी की अगली जो हमारी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज है विच इज ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो ड्रग्स लेने की वजह से यानी मेडिसिन की वजह से अगर कोई किडनी के ट्यूब्यूल्स या इंटरस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई रिएक्शन हो जाता है, सो इट इज कैटेगराइज्ड इन ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये चीज़ है, कुछ ऐसे मसले की बात नहीं। आपने देखा होगा हम लोग हमेशा, आपने जब अपनी फार्माकोलॉजी स्पेशली पढ़ी होगी तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि पेनिसिलिन होती हैं या फिर हमारी जितनी भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ये पेनिसिलिन का ग्रुप है, उसके अलावा सेफलोस्पोरिन्स है, इनकी कुछ लोगों को इनसे एलर्जी होती है। तो हम हमेशा इनको हाई डोज में देने से पहले एक टेस्ट डोज स्किन पे लगा के चेक करते हैं कि आइदर पेशेंट इनसे एलर्जिक है या नहीं है, और ना हो तो हम उन्हें देते हैं। ठीक है, बिकॉज ये इतना सवेयर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों में कर देती है कि वो उनकी डेथ का कॉज बन जाती है। लाइक बिल्कुल जिस तरह आपने पढ़ा ना, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जो कि अगर किसी को एलर्जी वाले बंदे को, सपोज किसी को एलर्जी है शदीद किस्म की पोलन से, और वो जब पोलन से एक्सपोज होते हैं तो उसको कितना ज्यादा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है कि उसकी जब अगर उसे इनहेलर और सब कुछ ना मिले तो उसकी जान पे बनाती है। सिमिलर इट गोज फॉर पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स आपकी और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपका बॉडी में जाके बिल्कुल कुछ लोगों में ऐसा रिएक्शन करती हैं कि वो बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है। और आपको पता है जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी बहुत एक्सेस में बनती है, और उसके साथ आपके इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेजोफिल्स और जितने आपके सेंसिटिविटी एलर्जी के जो मीडिएटर्स जब एक्टिवेट होते हैं और वो करते हैं बॉडी में वास्ट वेजोडाइलेशन। एक तरफ वास्ट वेजोडाइलेशन हो रही होती है और दूसरी तरफ आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रोंकाई है, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। तो ये सारे रिएक्शंस जो है ना मिलके वो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जो मैनिफेस्ट करते हैं वो आपका रिड्यूस्ड एकदम से जो वास्ट वेजोडाइलेशन होती है उसकी वजह से आपकी ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीज होता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज होती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, और इसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। सो आपकी ये जो ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है ये भी अ पार्ट ऑफ दैट सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा अब इसकी क्या डेफिनेशन है? सिंपली कि अगर ड्रग का एडवर्स रिएक्शन की वजह से किडनी में कोई पैथोलॉजी होती है, ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उसका जो मैंने आपको पैथोजेनेसिस है उसको मैंने आपको मेजर सा आइडिया दे भी दिया है। यही होता है कि अगर कुछ लोगों में, सब में वैसा नहीं होता, इसमें आपकी एक तो हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन आती है, कुछ लोगों में इस हेरिडिटरीली ऐसा हो जाता है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी इडियोसिंक्रेसी, ये भी आपका कॉन्सेप्ट आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, सॉरी फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। इडियोसिंक्रेसी होता ही है कि आपका कुछ ड्रग्स जो सारी दुनिया में एक जनरल रिएक्शन दे रही है, जैसे सब में पेनिसिलिन और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आपके बैक्टीरिया को इनहिबिट करती हैं, कुछ लोगों में वही पेनिसिलिन जाके ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल रिएक्शन है जो हर बंदे में नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज इडियोसिंक्रेसी। तो ये कुछ लोगों में होता है ना, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है टुवर्ड दिस थिंग। और इसमें अच्छा, और कुछ लोगों में ना सिर्फ टाइप 1 कुछ में तुम्हारे पता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में टोल्ड यू कि इसिनोफिल्स और फलाना 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 हो जाता है। और कुछ लोगों में जो हमने देखा है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो कि सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। आपको पता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में आपकी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो उतना एक्टिव रोल नहीं प्ले करती, लेकिन टी सेल इम्यूनिटी एक्टिव रोल प्ले करती है। इन एनी केस जो प्रॉब्लम है वो ड्रग है और ड्रग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब ड्रग क्यों प्रॉब्लम बनी, जो इसके लिए प्रपोज्ड थ्योरी है वो है आपकी ड्रग एक्ट एज हेप्टेंस। ये लाइन आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है। ठीक है, एमसीक्यू में ये बात पूछी जाएगी तो आपने यही लिखना है कैसे हेप्टेंस क्या होते हैं। हेप्टेंस बेसिकली ये होता है कि एक नॉर्मल चीज जो बेसिकली आपको पता है कि एक ऐसी चीज जो कि नॉर्मली आपको पता है कि हमारी बॉडी में एज एन एंटीजन एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, हमारे पास एंटीजन भी किसी चीज का होने के लिए ना आपने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। कोई भी चीज दुनिया की एंटीजन नहीं बन जाती, एंटीजन होने के लिए उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा वेट होना चाहिए, उसकी नेचर जो है वो प्रोटीन या फिर स्पेसिफिक नेचर होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ी थी कि एंटीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली इस सिनेरियो में ड्रग जो है वो एंटीजन बन गई है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई है। ड्रग एंटीजन कैसे बनी, वो खुद एज एन एंटीजन नहीं थी, उसका तो साइज ही इतना बड़ा नहीं था ड्रग मॉलिक्यूल का। जब वो किडनी में आया ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बनाती हूँ, ये आपकी किडनी थी, ठीक है, वो किडनी में आई, ड्रग जहर ब्लड के साथ किडनी में आ गई। किडनी में जहाँ पर उसने होना था ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होनी थी, ठीक है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये आपकी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस से उसकी आगे फिल्ट्रेशन भी होगी, वो आ गई रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब जब आपकी ड्रग रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गई है तो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि ये ड्रग आपके जो ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम के सेल्स हैं, सपोज ये वाला सेल था, उसके साथ ही अटैच होगी। ठीक है,
अगर ये किसी ट्यूब्यूल के एपिथेलियम के साथ या फिर किसी और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट के साथ जाके अटैच हो जाती है जो हमारी बॉडी का इंट्रिंसिक या नेचुरल कंपोनेंट है, ठीक है, किसी प्रोटीन इन नेचर कंपोनेंट से अटैच हो जाती है, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, जाहिर है ड्रग का अपना और उस चीज का दोनों का मिल जाएगा, फिर वो चीज बन जाती है हेप्टेन। हेप्टेन्स होती है कि ऐसी प्रोटीन जो बाहर से, जिसमें हमारे पास एक बाहर का एजेंट हो जो नॉर्मली एंटीजन ना हो, लेकिन वो हमारी बॉडी की किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाए और फिर वो एंटीजन बन जाए, तो उसको हम हेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रग इस तरह से हेप्टेन बन जाती है और फिर जाहिर सी बात है वो आपकी ट्यूब्यूल के किसी चीज के साथ मिल के हेप्टेन बन गई है, तो यहाँ पर अब आपका पूरा का पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज आ जाएंगी और ट्यूब्यूल्स की इंजरी होगी, साथ इंटेस्टिशियम की इंजरी होगी एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक पैथोजेनेसिस बिहाइंड इट, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा? ऑफ कोर्स ये बात है कि मैंने आपको बताया कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो मॉर्फोलॉजी में आपको सारे के सारे हाइपर सेंसिटिविटी के फीचर्स लाइक ल्यूकोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स वगैरह, ये सारे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। और नॉर्मली जो इसमें देखा गया है कि आपके ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारी जो ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ग्लोमेरुलस सेव रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एनएसएड्स से अगर डैमेज हुआ है, एनएसएड्स आपकी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिसमें आपकी जो ब्रूफेन है और पोन्स्टॉन वगैरह आती हैं, अगर उनसे किडनी डैमेज हो रहा है तो फिर वो ग्लोमेरुलस को भी इन्वॉल्व कर देती है, वो पोडोसाइट्स के जो उसके फूड प्रोसेसेस है ना उस तक चली जाती हैं। लेकिन जनरली उसमें ये पिक्चर होती है कि आपकी जो किडनी है उसका इंटरस्टिशियम और उसका जो ट्यूब्यूल्स है उनकी एट्रोफी है, नेक्रोसिस है और उसमें इन सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? हमेशा पेशेंट जो है वो ड्रग ली हुई होती है, मतलब कोई उसने ड्रग इस्तेमाल की हुई होती है किसी और इन्फेक्शन के लिए, जिसके 10 से 15 दिन के बाद उसका ये इन्फेक्शन होता है। अगर आपको कभी भी ये लग रहा हो कि ये है, तो आप हमेशा पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कोई इससे पहले इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था जिसपे आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल किया, तो 10-15 दिन बाद प्रेजेंट करता है। और साथ उसके फीवर्स होते हैं। फीवर का आपको पता है कि हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एलिवेट होते हैं, तो फीवर हो जाता है। फीवर होगा, साथ रैश बॉडी पे हो सकती है, और एओसिनोफिलिया तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा बिकॉज उसका लेवल काफ़ी एओसिनोफिल्स का एक्टिवेट होता है इसमें, ठीक है, सॉरी हाई हो जाता है। और फिर आपको साथ रीनल एब्नॉर्मेलिटीज मिलेंगी। रीनल एब्नॉर्मेलिटीज में हेमेचूरिया यानी ब्लड एंड यूरिन इज इंपॉर्टेंट, और कभी कभार प्रोटीन यूरिया होता है, कभी नहीं होता, उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिकॉज हमारी यहाँ पर आगे ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्यूब्यूल्स जो है वो सारी चीज़ों को नॉर्मली ना कॉन्सेंट्रेट कर रही है ना रिसीव कर रही है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वापस जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ब्लड यूरिया क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाएगा, जिसको एजोटीमिया कहते हैं, ठीक है, तो एजोटीमिया हो सकता है। तो जब आप ड्रग विड्रॉ कर देंगे और आप इसको थोड़ा सा ट्रीट कर देंगे तो ये आराम से ठीक हो भी जाती है। यहाँ तक ये खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क मी। सारी वीडियो अब आपको फेसबुक का जो सेल्फ स्टडी कोर्स का पेज है उस पर भी अवेलेबल है, लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स भी अवेलेबल है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन एनी वे, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।